हमारे खत जहां पढ़ते हो यूं ही डाल देते हो। अरे कमरे में आलमारी भी कोई चीज होती है। तरफदारी तुम करते हो अपने दोस्तों की, पर मियां हमारी तरफदारी भी कोई चीज होती है। अनुभव के जिस मतले और शेर के साथ आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं, दरअसल इस देश की आवाम की तरफ से ये मतला और शेर देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री जो खुद को चौकीदार कहते हैं और जिन्हें मैं यदा कदा प्रचार मंत्री कहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। 11 बज चुके हैं, यानी कि ये वक्त है आपकी और हमारी मुलाकात का। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। ये 11th आवर है और 11th आवर में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी की कुछ हालिया घटनाक्रमों की और कुछ खबरों की। गौतम अडानी एक बार फिर कटोरा लेकर विदेशी सरजमी पर जा रहे हैं और 750 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 64,000 करोड़ रुपए वो कर्ज के तौर पर जुटाना चाहते हैं अगले 5 साल के लिए। गौतम अडानी साहब ये कर्ज दरअसल अपने एयरपोर्ट बिजनेस के विस्तार के लिए जुटाना चाहते हैं। अभी हालिया दिनों में गौतम अडानी साहब ने 64,000 करोड़ रुपए ही और जुटाए थे विदेशी निवेशकों से, और ये रकम आईटीडी सीमेंटेशन की अधिग्रहण में इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इन सब के बीच आज की तारीख में कुछ सवाल और भी ऐसे हैं जो सीधे इस देश की आवाम से जुड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जिस देश की औसत आय 2,28,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो, जिसकी पर कैपिटा इनकम महज इतनी ही हो, उस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त एक साल के भीतर 41 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति और बढ़ा लेते हैं। और इन सब के बीच जब आप इन डेप्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्रोनोलॉजी क्या है, और जब आप उस क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो फिर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल में ही कह उठेंगे, गजब की हिपोक्रेसी है भैया, ये भी कोई हिपोक्रेसी होती है क्या। दोस्तों जरा सोचिए, जिस वक्त में गौतम अडानी की कंपनियों से विदेशी निवेशकों ने 3,600 करोड़ रुपए निकाल लिए, उसी वक्त पे गौतम अडानी की कंपनी के लिए एलआईसी ने यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने खजाने भी खोल दिए थे। ये सब कुछ हालिया घटनाक्रम है, लिहाजा अब एक एक करके इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। गौतम अडानी साहब 750 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं कर्ज के तौर पर। अब अपनी स्क्रीन पर एक दूसरी खबर भी देखिए और इस खबर को और विस्तार से जरा देखिए तो आपको समझ में आता है कि जिस वक्त पे गौतम अडानी की कंपनियों से 3,600 करोड़ रुपए विदेशी निवेशक निकाल लेते हैं, उसी वक्त पे कैसे एलआईसी 2,050 करोड़ रुपए गौतम अडानी की कंपनियों में निवेश करती है। और इन सब के बीच दरअसल तल्ख हकीकत यह भी है कि गौतम अडानी के शेयरों में जिस वक्त पे भारी गिरावट आई थी, उसी वक्त एलआईसी को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था। बातें जरा टेक्निकल हैं, आप बोर हो सकते हैं, लिहाजा अब इन तमाम गुत्थियों को आसान भाषा में समझने और सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इत्मीनान से इस पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को समझ सके। तो जरा सोचिए, हमने जिस मतले और शेर से इस वीडियो की शुरुआत की थी, उस मतले और शेर को हमने देश के आवाम की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्यों समर्पित किया था। गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, और क्या यही एक बड़ा कारण है कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जाते हैं। अमेरिका में एक केस दर्ज होता है और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे गौतम अडानी साहब काफी बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन भी होता है, और जब सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही दूसरे दोस्त यानी कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वो सत्तासीन हो जाते हैं।
अब ट्रंप साहब के एक दोस्त हैं एलन मस्क साहब। एलन मस्क को भारत में आना है, भारत में आकर के अपना व्यापार जमाना है। भारत एक बड़ा बाजार है और इन सब के दरमियान एक अलग सी खिचड़ी, एक अलग सी क्रोनोलॉजी भी पनपती हुई नजर आती है। जिस वक्त पे भारत को अमेरिका को माकूल जवाब देना होता है, उस वक्त पे भारत साइलेंट हो जाता है। कहीं इसके पीछे अडानी का एंगल तो नहीं, हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रहे। लेकिन इन सब के दरमियान जरा अब कुछ पुरानी बातों को और याद कर लीजिए। गौतम अडानी साहब के पास आज की तारीख में 8 एयरपोर्ट हैं और बीते दिनों इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी थी। खबर यह छपी थी कि दरअसल गौतम अडानी के एयरपोर्ट बिजनेस पर वॉल स्ट्रीट सर्कल की नजर है, यानी कि अमेरिकी कंपनियां भारत के एयरपोर्ट बिजनेस पर नजर जमाए बैठी हैं गौतम अडानी की बदौलत। गौतम अडानी के ऊपर कर्ज का पहाड़ भी है। गौतम अडानी हर बार और ज्यादा कर्ज लेकर अपने व्यापार को और विस्तार भी देना चाहते हैं और इसी बीच में कई पीएसयूज हों या फिर कि एलआईसी जैसी कंपनियां हों, वो गौतम अडानी के शेयरों में लगातार निवेश भी कर रही होती हैं। और इन सब के दरमियान तल्ख हकीकत और हकायक ये भी है कि अब अपनी स्क्रीन पर एक और खबर देख लीजिए। इस खबर को देखिए और इसके बाद ये भी समझिए कि कैसे उस कहावत को चरितार्थ करती है ये खबर कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये खबर आपको क्या बताती है? ये खबर बताती है कि दरअसल अडानी साहब से डीओटी ने सवाल जवाब किए थे। मल्टीपल नोटिसेस अडानी साहब को मिली थी और ये मल्टीपल नोटिसेस इसलिए मिली थी क्योंकि अडानी साहब ने 5G स्पेक्ट्रम खरीद तो लिया था, लेकिन उसकी सेवाएं वो शुरू नहीं कर रहे थे। जब इस देरी पर बार बार अडानी साहब से सवाल पूछा गया तो उसके बाद यह सवाल और जवाब का सिलसिला महज सवाल और जवाबों तक ही सीमित रह गया। पेनाल्टीज की बात तो छोड़ दीजिए, अब एक और खबर आ गई और यह खबर कल की तारीख में आई, यानी कि अडानी साहब ने चुपचाप उस टेलीकॉम सेक्टर में घुसने की अपनी मंशा पर विराम लगा दिया और एयरटेल को वो 5G स्पेक्ट्रम बेच दिया है। यानी कि नियम कायदे कानून तमाम आम लोगों के लिए हैं। अडानी साहब को नोटिसेस मिले, अडानी साहब ने इत्मीनान से अपना 5G स्पेक्ट्रम बेच दिया और मामला वहीं का वहीं समाप्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, अब जहां से शुरुआत करी थी वहां पे एक बार फिर चले आइए। मैंने आपको बताया था कि इस देश में 2,28,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय रही 2024-25 के साल में। इस बीच में अडानी साहब की संपत्ति में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है लगभग 40,90,000 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 41 लाख करोड़ रुपए। और जब अडानी साहब की संपत्ति में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है तो फिर आर्थिक असमानता की खाई इस देश में कैसे बढ़ती जा रही है, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। एक बड़ा यक्ष प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। हकीकत और हकायक दरअसल ये भी है कि एक तरफ गौतम अडानी हैं, दूसरी तरफ मुकेश अंबानी हैं, तीसरी तरफ और कुछ व्यापारी हैं और इन्हीं सब के पास देश की 80% दौलत जा रही है। इस देश का 80% जो आम वर्ग है वो 20% संपदाओं पर ही जीवित है, आश्रित है। देश में आर्थिक असमानता की खाई इतनी बढ़ गई है कि आज की तारीख में पर कैपिटा इनकम के आधार पर यदि भारत की रैंकिंग देखिएगा तो वो 143वें नंबर पे आएगी 194 देशों के मध्य। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि भारत कितनी बड़ी इकोनॉमी है तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस बात का डंका इस देश की सरकार भी पीटती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीटते हैं। लेकिन क्या कभी इस बात का डंका किसी ने पीटने की कोशिश करी या इस बात पर किसी ने कभी सवाल उठाया कि पर कैपिटा इनकम के रैंकिंग में भारत लगातार पिछड़ता क्यों जा रहा है? क्या कभी किसी ने इस बात पर सवाल उठाने की कोशिश करी कि आखिरकार इस देश में आम आदमी की थाली से रोटियां कम क्यों हो रही हैं? आखिरकार इस देश में आज ये हालात क्यों पैदा हो गए
कि देश के 80 करोड़ लोगों को देश की केंद्र सरकार राशन दे रही है, यानी कि केंद्र सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि इस देश में यदि 80 करोड़ लोगों को वो राशन नहीं देगी तो फिर इस देश में भुखमरी की नौबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी औसतन पुराने आंकड़ों के हिसाब से यह माना जाता था कि 3.5 लाख लोगों की मौत प्रतिवर्ष सिर्फ और सिर्फ भुखमरी से हो जाती है। और ऐसे में अडानी साहब के लिए हर जगह पर दरवाजे खुल जाते हैं। विदेशी निवेशक पैसे निकालें तो LIC का खजाना खुल जाता है। एयरपोर्ट बिजनेस में गौतम अडानी साहब आना चाहें तो GVK ग्रुप पर ED की रेड पड़ जाती है और अडानी साहब लगातार कई कंपनियों का अधिग्रहण भी कर रहे हैं। अभी अभी एक सीमेंट कंपनी ओरिएंटल का और अधिग्रहण कर लिया है। कुल मिलाकर सवाल यहां ये उठता है और 11th आवर में मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या वाकई में इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के आम लोगों के दर्द और तकलीफों की चिट्ठियां जब पाते होंगे तो जहां पढ़ते होंगे वहीं डाल देते होंगे? और क्या यही एक कारण है कि आज की तारीख में आम आदमी का दर्द इस देश की सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन गौतम अडानी साहब को कोई भी तकलीफ होती है, चाहे वो विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना हो या फिर कि DOT के नोटिसेज हो, तो हर वक्त अडानी साहब उस मुश्किल से बाहर निकलते नजर आते हैं। बहरहाल अडानी साहब पर बहुत दिनों से हमने बात नहीं करी थी, तो सोचा जरा हालिया घटनाक्रमों को एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि अडानी साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर से। और हां, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त 11 बजे 11th आवर में। शुक्रिया।